स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी का बोर्ड एग्जाम 27 मार्च को साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 27 मार्च को क्या होगा, साइंस यानी कि विज्ञान का एग्जाम होगा। इसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 40 ऐसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके विज्ञान के साइंस के पेपर में 27 मार्च को दोस्तों डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों होने वाले 27 मार्च के विज्ञान के पेपर के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। तो चलिए दोस्तों आज का इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों क्या कहता कि एक लड़का, ठीक है, समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ समतल दर्पण मान लीजिए, समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कोई लड़का खड़ा है जिसका मीटर दोस्तों यानी कि जो दूरी है ये 100 मीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो बोलता है दोस्तों क्या, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, यहाँ पर लड़का का प्रतिबिंब बनेगा। अब बोलता है जहां से लड़का खड़ा है, अब इसका प्रतिबिंब का पूरा तक का दूरी कितना होगा, तो जब यहाँ से 100 है तो दोस्तों यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पीछे भी बना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर आएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 नंबर कहता है दोस्तों कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया, तो जबकि दर्पण की फोकस दूरी 220 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले समझिए दोस्तों ये है अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। यहां से दोस्तों मान के चलिए ये आपका है फोकस दूरी, ठीक है। क्या होता है कि एक वस्तु यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया, जबकि उसके फोकस दूरी दोस्तों मान के चलिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर कहाँ रखेगा, इसका बीच में रखेगा कहीं पर भी, तो कहाँ बना, एफ और बीच के बीच बना, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये दोस्तों ये आपका सीधा भी बनेगा, बड़ा बनेगा और आवर्धित बनेगा, ठीक है, काल्पनिक सीधा और बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आभासी सीधा और बड़ा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर का दोस्तों का प्रश्न क्या कहता है आपका कि किस दर्पण के जो है दृष्टि क्षेत्र दोस्तों विस्तृत होता है। तो आपको पता है दोस्तों जो कार हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, इसका जो साइड मिरर जो आपका मिरर का प्रयोग किया जाता है अवतल उत्तल दर्पण का, जिसके कारण दोस्तों ये बड़े क्षेत्र को अपने में समान लेता है और आपको दिखाता है। तो ये क्या बड़े क्षेत्र को विस्तृत कर रहा है, कौन, उत्तल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर बढ़ते, क्या कहता है कि एक लेंस की क्षमता दोस्तों 2.5 डायोप्टर है, तो यह लेंस कैसा होगा, दोस्तों 2.5 डायोप्टर बोला है, ठीक है। तो ये प्लस का है कि माइनस का, तो सर जी ये प्लस का है, ठीक है, 2.5 डायोप्टर है, तो ये दोस्तों प्लस का किसका होता है, ये उत्तल लेंस का होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि किस लेंस का फोकस आभासी होता है। आभासी दोस्तों किसका होता है, तो यह अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्या कहता है कि वायु से गमन करते प्रकाश की एक किरण जल में दोस्तों तिरछी प्रवेश करते प्रकाश से, तो किरण ये कहाँ जाएगा दोस्तों, जब ये प्रकाश से जब गमन करेगा, ठीक है, तो ये किरण दोस्तों तिरछी प्रवेश करता है, तो ये अभिलंब की ओर झुकता है, ठीक है, यानी ऑप्शन से हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर दोस्तों प्रश्न करता है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमारे जो आंख है दोस्तों, नेत्र है, ये उत्तल दर्पण उत्तल लेंस के द्वारा काम करता है। तो उत्तल लेंस दोस्तों जिस प्रकार से वास्तविक और उल्टा बनाता है, उसी प्रकार से हमारे नेत्र पर दोस्तों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर दोस्तों क्या कहता है कि पछामी पेशिया के दुर्लभ, ठीक है, दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों पछामी पेशिया से ना ही निकट दृष्टि दोष होता है, ना ही दूर, ना ही दोनों, इसका दोष होता है जरा, ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं बोला है, तो अगर ऑप्शन में रहेगा दोस्तों जरा दूर दृष्टि, तो इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 9 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि आंख की, ठीक है, उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशियां दोस्तों सहायता करता। तो आंख की जो दोस्तों उत्तल लेंस का जो वक्रता है ये बदलने के लिए दोस्तों सिलियरी मसल जो है ये आपका सहायता करता है, ठीक है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का दोस्तों कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नेत्र के दोस्तों दृष्टि पटल बोले या रेटिना भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो कि उल्टा और वास्तविक बनाता है, ठीक है। चलिए 11 का था दोस्तों कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा दोस्तों अमीटर से मापा जाता है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न है
कि प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक दोस्तों यहाँ पर ओम मीटर हो जाए, ठीक है। ओम मीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन से है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है दोस्तों और दक्षिणी ध्रुव पर जो समाप्त होती है, लेकिन प्रकट बोला तो सिर्फ उत्तरी ध्रुव हो जाए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है। तो C4SO4 का जलीय विलयन का रंग जो है नीला होता है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये सत्य है ऑप्शन। और NO2 गैस का रंग भूरा होता है, ये भी आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों इसका सत्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों 15 नंबर का आता है कि चिप्स के पैकेट में विकृति गंधता से बचने के लिए, ठीक है, कौन सी गैस डाली जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी हो जाएगा। 16 नंबर में दोस्तों मीथेन का दहन उदाहरण, तो मीथेन का दहन होता है दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए दोस्तों कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का, यानी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा बी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ता है 18 नंबर की ओर, ठीक है। 18 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों लिटमस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इनमें से दोस्तों कौन प्रबल क्षारक नहीं है? 19 नंबर, ठीक है, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ जो हो जाएगा, ठीक है, यानी देखिए NaOH ये है, KOH भी है दोस्तों, लेकिन CaOH का होल ट्वाइस आपका प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का दोस्तों कि NaOH का उपयोग होता है, तो कहां पर होता है दोस्तों? तो इसका उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक में, ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक में NaOH का उपयोग होता है जो कि क्षारक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर की मेथनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता? तो मेथनोइक जो अम्ल है दोस्तों ये आपका लाल चींटी के डंक में भी और नेटल के डंक में भी दोस्तों उपस्थित होता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं और मेथनोइक भी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी उसका हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलिए 22 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों जो पाए जाने वाले जो धातु है ये गोल्ड है, ठीक है, यानी कि AuH जो है दोस्तों आपका ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्या कहता है? तो 23 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो धातु जब भी दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। 24 नंबर कहता है दोस्तों कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, तो स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों जो धातु पाया जाता है उसका नाम है CuAgAu, ठीक है। Cu यानी कि कॉपर, सिल्वर और यहाँ पर हो जाएगा सोना, ठीक है। चलिए गोल्ड, ठीक है। 25 नंबर कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? देखिए हम लोग देखिए Cu यहाँ पर है, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन नहीं होगा, तीनों का तीनों ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर कॉपर, ठीक है। चलिए कॉपर के जगह अगर आपको Ag भी रहे तो उसको भी टिक कर लीजिएगा, अगर Au भी रहे उसको भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर, ठीक है। तो 26 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? ठीक है, देखिए हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सत्य है, जैसे कि आपका पेंसिल का जो नोक होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी सत्य है। जो लास्ट बच गया कि कार्बन में समवता का गुण नहीं होता और कार्बन में समवता का गुण होता है, ठीक है। चलिए टोटल 3 गो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्या कहता है कि अवतल यहाँ पर आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है दोस्तों? तो संयोग जो आपका संयोजकता है उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक है। चलिए अब 38 नंबर दोस्तों कहता है कि पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायित्व, जल बोला, ठीक है, जल का वहन के लिए उत्तरदायित्व होता है जाइलम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर, ठीक है, जाइलम, ठीक है। चलिए अब 29 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है, तो मछली के हृदय में दोस्तों कितना कोष्ठक होता है? तो टोटल 2 गो कोष्ठक होता है। और मनुष्य में कितना कोष्ठक होता है दोस्तों? सभी का नीचे कमेंट आना चाहिए, ठीक है। मनुष्य में कितना कोष्ठक होता है? नीचे कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलिए 30 नंबर का दोस्तों कि निम्न में किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आधारे निस्यंदन एकक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर का था दोस्तों कि रक्त दाब किस तंत्र से पाया जाता है? तो रक्त दाब दोस्तों ये आपका राइफ, ठीक है, अस्पाइगुमो में यहाँ पर अस्पाइगुमो मैनोमीटर से, ठीक है, अस्पाइगुमो मैनोमीटर से क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या कहता है 32 नंबर दोस्तों कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यहाँ पर दोस्तों एड्रेनलिन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। एड्रेनलिन से दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि जो है स्रावित होता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है
कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो वृद्धि हार्मोन दोस्तों ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर, ठीक है। तो 34 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि विषाणु जनित रोग होता है, तो विषाणु जनित रोग दोस्तों HIV एड्स जिसको कहते हैं, वाट्स भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलिए 35 नंबर का दोस्तों प्लेजेंटा की संरचना होती है, तो प्लेजेंटा की जो संरचना है दोस्तों ये तस्टरिनुमा होता है, ठीक है, तस्टरिनुमा, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। 36 का था दोस्तों कि निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है, तो जीवाश्म का उदाहरण दोस्तों यहाँ पर ट्राइलोबाइट, नाइट्रिया और राजासोरस, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक करके, ठीक है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। 37 नंबर का था दोस्तों निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता, दोस्तों यहाँ पर टीटी है, बड़ा टीटी है, TF है, ये आपका दोनों नहीं दर्शाएगा। ये दोस्तों स्मॉल टीटी है, ठीक है, स्मॉल टीटी दोस्तों आपका दर्शाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 38 नंबर बढ़ता है, क्या बोलता है प्रश्न दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, के लिए उत्तरदायित्व गैस, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों कौन सा गैस उत्तरदायित्व आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायित्व, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब सभी का नीचे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है, सभी का आना चाहिए, नेम के साथ आना चाहिए दोस्तों। चलिए अब आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों ये CH4 यानी मीथेन हो जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मिलेंगे हम लोग इसी तरह नए वीडियो में।